पिछले कुछ महीनों में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। पाकिस्तान में रहने वाले भारत के कुछ मोस्ट वांटेड धीरे धीरे टपक रहे हैं। A Lashkar-e-Taiba operative was killed in Pakistan's Karachi. उर्फ जमाली को पाकिस्तान के कराची शहर में 1 मार्च को गोली मार दी है। Maulana Ziaur Rahman was assassinated. This killing is starting to spook Pakistan's security apparatus. और सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, खालिस्तानी आतंकवादी भी पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक में टपक रहे हैं। Another man named on an Indian most wanted list has turned up dead in Canada. भारतीय उच्चायोग पर हिंसक प्रदर्शन के मास्टरमाइंड की मौत हो गई है। अवतार सिंह हंट। मार्च 2022 से लेके आज तक 17 ऐसे एंटी इंडिया आतंकवादी निपट चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो इतना डरे हुए हैं जितना बॉलीवुड ओरिजिनल गानों से डरता है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि इसके पीछे भारत और रॉ की साजिश है। रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। वो जो हम कहते हैं राह की साजिश, कोई ऐसा मामला है और हम घर में घुस के मारेंगे। तो क्या भारत इजराइल के मोसाद और अमेरिका के CIA से कुछ सबक सीख रहा है? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आइए पता करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आखिर ये रॉ क्या है? रॉ का नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की स्पाई एजेंसी है। इंडिपेंडेंस के बाद भारत में सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसका नाम था इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन 1966 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तब तक ऑलरेडी इंडिया 3 बड़े युद्ध लड़ चुका था। 1946 और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ और 1962 में चाइना के खिलाफ। तो गवर्नमेंट में ये फीलिंग थी कि एक ऐसी एजेंसी भी होनी चाहिए जो इंडिया के बाहर विदेशों में इंटेलिजेंस कलेक्ट करे। तो 1968 में इंटेलिजेंस ब्यूरो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ। जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस को देखेगी तो वही रॉ फॉरेन इंटेलिजेंस को देखेगी। और इंदिरा गांधी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से एक ऑफिसर को सिलेक्ट किया जिनका नाम था रामेश्वर नाथ काव। उन्हें रॉ को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। RN काव भारत के सबसे लेजेंडरी स्पाई मास्टर में से एक थे। उन्होंने और उनके सबऑर्डिनेट शंकरन नायर ने साथ में मिलकर रॉ के स्ट्रक्चर को पूरा फॉर्मेट किया, उसकी फंक्शनैलिटी डेवलप की और उसके सारे अलग अलग पोजीशंस डेवलप किए। रॉ की फॉर्मेशन इजराइल की फेमस स्पाई एजेंसी मोसाद उससे काफी सिमिलर है। 1948 में जब इजराइल में ब्रिटिश रूल खत्म हुआ और इजराइल स्टेट क्रिएट किया गया तो उसके तुरंत बाद इजराइल के ऊपर 5 अरब कंट्रीज इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया ने अटैक कर दिया। ये वॉर इजराइल जीतता है, लेकिन उसके साथ ही 1949 में मोसाद की एस्टैब्लिशमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन की लीडरशिप में, क्योंकि ये रियलाइज किया जाता है कि फ्यूचर थ्रेट से डील करने के लिए फॉरेन इंटेलिजेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। और मोसाद के काफी जाने माने ऑपरेशंस भी रहे हैं। 1960 में मोसाद ने नाजी वॉर क्रिमिनल एडोल्फ आइकमैन को अर्जेंटीना में जाकर ढूंढा और वहां से किडनैप करके इजराइल लाए, जहां पर उसका ट्रायल किया गया और फिर उसको फांसी दी गई। Following the failure of his plea to the Israeli president, Adolf Eichmann paid the supreme penalty. 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में 8 पैलेस्टाइन ने 11 इजरायली एथलीट्स को मार डाला, जिसके बदले में इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था व्राथ ऑफ गॉड। और फिर इस व्राथ ऑफ गॉड ऑपरेशन के तहत उन सारे पैलेस्टीनियन को और उनके हैंडलर्स को ढूंढ कर इजराइल ने खत्म किया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट एक और उनका फेमस ऑपरेशन है। जब 1976 में एक इजरायली पैसेंजर फ्लाइट को कुछ आतंकी हाईजैक करके युगांडा ले जाते हैं, जो कि इजराइल से अराउंड 4500 किलोमीटर दूर है। लेकिन इजराइल ने इन आतंकियों के साथ नेगोशिएशन करने के बजाय ऑपरेशन थंडरबोल्ट लॉन्च किया, जिसमें वो रात के अंधेरे में युगांडा में लैंड किए। उस फ्लाइट में जाकर 7 आतंकियों को मारा, पैसेंजर्स को सेफली इवैक्यूएट किया और वापस इजराइल भी ले आए। और इन्हीं नियर इम्पॉसिबल मिशंस को दिखाते हुए मोसाद के ऊपर काफी सारी हॉलीवुड मूवीज भी बनी है। फॉर एग्जाम्पल द इम्पॉसिबल स्पाई, ऑपरेशन फिनाले, म्यूनिक, ईडन, द रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट और द एंजल। अगर बॉलीवुड में ये फिल्में बनती ना तो इजराइल को ही आतंकवादी दिखा देते। लेकिन जहां तक इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की बात आती है और मोसाद के स्टाइल की ऑपरेशन करने की बात आती है तो रॉ की भी काफी इंटरेस्टिंग अचीवमेंट्स रही है। दोनों एजेंसीज के बीच एक मेजर प्रॉब्लम है कि मोसाद को जनरली इजरायली गवर्नमेंट का 100% फुल सपोर्ट मिलता है, लेकिन इंडिया के जो पॉलिटिशियन है और इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से रॉ को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं दिया जाता, ठीक से फंडिंग नहीं दी जाती और उनके काम में बहुत दखल अंदाजी भी की जाती है।
लेकिन इसके बावजूद रॉ की कुछ बहुत इंटरेस्टिंग अचीवमेंट्स रहे हैं। एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है कि ऑपरेशन साइक्लोन का कैसे रॉ ने जवाब दिया था। ऑपरेशन साइक्लोन अमेरिका के CIA का ब्रेन चाइल्ड है। जब उन्होंने और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को फंड्स देना शुरू किया था और ट्रेनिंग देनी शुरू की थी अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए। अब इस बात से इंडिया घबराया हुआ था, क्योंकि ये जो इस्लामिक आदि है जिनको ये मुजाहिद बोलकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। और इवेंचुअली भारत सही भी प्रूव हुआ, क्योंकि यही मुजाहिद बाद में जाके तालिबान बन गए। इसके जवाब में रॉ ने एलिजिडली अपना खुद का एक ऑपरेशन लॉन्च किया और 3 बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स अफगानिस्तान से रिक्रूट किए। उनमें से सिर्फ एक का नाम रिलीज किया गया है, जो कि अहमद शाह मसूद है, जिसे मॉडर्न अफगानिस्तान का सबसे बेहतरीन गोरिल्ला फाइटर माना जाता है। लेकिन बाकी 2 वॉरलॉर्ड्स का नाम अभी तक रिलीज नहीं किया गया है और लोगों को पता नहीं है कि अभी भी वो रॉ के लिए काम कर रहे हैं या नहीं। 1971 में जब बांग्लादेश की लिबरेशन मूवमेंट चल रही थी, तब फिर से रॉ ने डायरेक्टली ISI और CIA दोनों से टक्कर ली। बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट में अमेरिका की CIA, पाकिस्तान और ISI को सपोर्ट दे रहा था, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में रॉ ने मुक्ति वाहिनी डेवलप की। इस मुक्ति वाहिनी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई, वेपन्स और एम्यूनिशंस प्रोवाइड किए गए, जिसने इवेंचुअली पाकिस्तान के टुकड़े करने में और बांग्लादेश आजाद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस बांग्लादेश के ऑपरेशन के बाद फ्रांस की स्पाई एजेंसी के चीफ ने कहा कि रॉ और काओ दुनिया की 5 ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी और चीफ्स में से एक है और बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में रॉ का बहुत बड़ा हाथ भी था। लेकिन बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के बाद भी मुजीबुर रहमान उनके प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको असैसिनेट किया गया और एक इस्लामिस्ट मोहम्मद इरशाद की गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको पाकिस्तान की ISI और अमेरिका की CIA सपोर्ट कर रहे थे। इस गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए और इंडिया के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन गया था। और इसमें भी रॉ ने CIA और ISI को हराकर इरशाद की गवर्नमेंट को हटाया। ऐसे कई सक्सेस के एग्जाम्पल्स भी रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने कहा, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से ऐसे कई बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे रॉ के जो फेल हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन कहूता, जिसमें रॉ एजेंट्स ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट की सीक्रेट प्लान्स को ढूंढ लिया था। ये बात रॉ के चीफ ने जाके प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को बताई, लेकिन मोरारजी देसाई ने कोई एक्शन लेने के बजाय RN काओ को ही डांटा और उल्टा जाके पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक को भी बता दिया कि भाई, हमारी खुफिया एजेंसी को आपके न्यूक्लियर प्लांट के प्लान्स के बारे में पता चल गया है, प्लीज अपने प्लांट को जरा बचा कर रखिए। इतनी बेवकूफाना हरकत से RN काओ इतना नाराज हुए कि उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। इमेजिन कीजिए कि शायद इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सकता था, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने ये अलाउ नहीं किया। इसके अलावा मोरारजी देसाई ने रॉ का बजट भी 30% घटा दिया। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी वजह से रॉ इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में काफी पावरफुल था, लेकिन मोरारजी देसाई और UPA की लीडरशिप में काफी वीक हो गया था, क्योंकि UPA की लीडरशिप जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सेक्युलरिज्म के चक्कर में शायद लोगों की कम्युनल फीलिंग्स ना हर्ट हो, इस चक्कर में रॉ के कई टिप्स को भी इग्नोर किया था। मुंबई में जो 26/11 के अटैक हुए थे, जिसमें इतने सारे मासूम हिंदुस्तानी मारे गए थे, उसमें CIA और रॉ दोनों से गवर्नमेंट को वार्निंग मिली थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा कांग्रेस के लीडर्स तो किताबें लिख रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि ये अटैक पाकिस्तान ने नहीं बल्कि RSS ने करवाया है। और अगर अपने देश को इतना बड़ा थप्पड़ काफी नहीं था, तो ये गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाल रही थी कि हम आतंक के बिल्कुल खिलाफ हैं। 2013 में हैदराबाद में भी जो ब्लास्ट हुए थे, उसमें भी गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस दी गई थी सीक्रेट एजेंसी के द्वारा, और फिर से इस इंटेलिजेंस को इग्नोर किया गया था और पाकिस्तान पर एक्शन लेने के बजाय, रॉ को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय हमारे देश में प्रायोरिटी तो कुछ और ही चल रही थी। क्या थी वो प्रायोरिटी? अमन की आशा, और क्या। और अगेन पाकिस्तानियों की तरफ से अमन की आशा की इच्छा आप खुद ही देख लीजिए। जो मुसलमान का दिल है या जो पाकिस्तानी का दिल है, वो उनका हो नहीं सकता। बहुत ही नेगेटिव किस्म की अप्रोच, बहुत ही नेगेटिव किस्म की सोचें हैं उनकी। अमन की आशा चाहिए किसी को, आपको चाहिए? लेकिन 2014 में जब BJP जीत के आई, तो BJP ने कैंपेन किया कि हम नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पर करे कदम लेंगे और पाकिस्तान पर भी करे कदम लेंगे। मोदी ने तो यहाँ तक कहा था कि वो आतंकवाद का कैसे जवाब देंगे, घर में घुस के मारेंगे। लेकिन इसके बावजूद इनिशियली मोदी जी ने भी वही गलतियां की
जो कांग्रेस करती हुई आ रही थी। मोदी जी ने भी पाकिस्तान से बहुत दोस्ती करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनके साथ नवाज शरीफ भी मौजूद हैं। तो आपने मुझे कहा था कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री बने, आपने नवाज शरीफ को इनवाइट कर लिया, उनके यहाँ आप बर्थडे मना के केक काटने भी चले। लेकिन जवाब में क्या मिला, जो हमेशा से मिलता आ रहा है। वादियों ने उरी के सेना मुख्यालय पर हमला कर दिया था। पठानकोट हमले की पाकिस्तान के खिलाफ एनआईए को कई अहम सबूत मिल गए। लेकिन अनलाइक द यूपीए गवर्नमेंट, हो सकता है मोदी जी ने कुछ इससे सबक सीखा। अटैक के बदले में कुछ कड़े कदम लिए। 19 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया। भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। Pakistan Army has accused the Indian Air Force of crossing the line of control and trying to bomb installations in Pakistan-occupied Kashmir. और शायद अब कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो कड़े कदम और भी कड़े हो चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जो आतंकी थे, उनमें से कई धीरे धीरे टपक चुके हैं। चाहे अवतार सिंह खंड हो, जिसने यूके में इंडियन एम्बेसी पर अटैक करवाया, चाहे खालिस्तान टाइगर फोर्स का हरदीप सिंह निज्जर हो, जो कनाडा में मारा गया, थाईलैंड में खालिस्तानी आतंकी कुलविंदर सिंह मारा गया, हैप्पी संघेरा भारत के फिरोजपुर में मारा गया। सिर्फ खालिस्तानी ही नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्चिंग चीफ बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। और भी कई इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों के साथ यही हश्र हुआ है। मुफ्ती फारूक कैसर, इसी ने मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों को कराची के अपने मदरसे में शरण दी। और इन हादसों से लश्कर ए तैयबा का चीफ और मुंबई अटैक्स का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी नहीं बच पाया है। अपने की साथियों की टारगेटेड किलिंग के बाद हाफिज सईद बहुत ज्यादा डरा हुआ। उसे टेरर फाइनेंसिंग के केस में जेल की सजा सुनाई गई। हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस समय तो हाफिज सईद सोच रहा होगा, जो पाकिस्तान आतंकियों का गोवा हुआ करता था, जहां पर रिलैक्स और एंजॉय करने, आराम की जिंदगी जीने जाया करते थे। आजकल उस पाकिस्तान में भी सेफ नहीं है। ये क्या हो गया? अब कुछ लोगों ने इन अटैक्स को इंडिया और इंडिया की इंटेलिजेंस रॉ से लिंक कर रहे हैं। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. The people who worshipped with Hardeep Singh Nijjar have been shouting accusations India was responsible for his death. India is involved in this. It's not like a हरदीप सिंह के कत्ल का बदला लिया जाएगा, भारत के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और खालिस्तान तहरीक। तो सवाल उठता है कि क्या एक्चुअली इंडिया और रॉ ने ये अटैक्स करवाए हैं? सबसे पहले एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। कनाडा में जो इतने सारे खालिस्तानी हैं, वो सिर्फ नहीं, बल्कि कनाडा की इलीगल ड्रग गैंग्स में भी लगे हुए हैं। Drugs from Afghanistan and Pakistan, sell them in India, export them to Europe to fund Khalistani campaigns in Canada and London. 1980 से पंजाबी गैंग्स कनाडा में ऑपरेट कर रहे हैं। जो खालिस्तानी हरदीप सिंह मिंजर अभी मारा गया है, वो भी एक गैंग चलाता था। पंजाब पुलिस ने 2019 में एक इंटरनेशनल गैंग रिंग को बर्स्ट किया था, जिसमें कई मेंबर कनाडा के थे। 2021 में टोरंटो पुलिस ने 33 गैंगस्टर्स को पकड़ा था, जिसमें 24 से ज्यादा गैंगस्टर्स पंजाबी थे। खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म मॉनिटर के मुताबिक पंजाबी गैंगस्टर्स जो है, वो कनाडा के 3rd सबसे डेंजरस इलीगल गैंग है। 2006 से आज तक गैंग रिलेटेड वायलेंस में जितने भी गैंगस्टर मारे गए हैं, उसमें से 21% पंजाबी थे। तो आप देख सकते हैं कि कनाडा में कई खालिस्तानी जो है, वो गैंग से भी इन्वॉल्व्ड है। और ये गैंग के लोग एक दूसरे के गैंग में ही कत्लेआम भी करते रहते हैं। और जहां तक पाकिस्तानी आतंकवादी की बात आती है, तो आप देख ही रहे हैं कि तालिबान और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, वो किस तरह से हाथ धोकर पाकिस्तानी आर्मी के पीछे पड़ गए हैं। Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid recently said that Afghans oppose fences that have been erected along the Durand Line. ये जो हमला है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कराया। वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सेना के एक बड़े कॉन्वॉय पर, एक सेना के काफिले पर हुआ था। अफगानिस्तान ने हाल में ही स्टेटमेंट निकाला है कि जिस तरह से अफगानी पश्तून रेफ्यूजीज के साथ पाकिस्तानी आर्मी बुरा बर्ताव कर रही है, उसको अफगानिस्तान और तालिबान टॉलरेट नहीं करेगा। इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए यह कहना मुश्किल है कि रॉ इन सब किलिंग्स में सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते, अगर वो खुद जाके ये किलिंग्स कर रहे होते, तो फिर दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद अभी तक कैसे जिंदा है? सबसे पहले तो उनको टपकाना चाहिए था ना। देखिए, इसके एक दो अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि क्यों ये जो इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट के लोग हैं, वो धीरे धीरे करके साफ हो रहे हैं।
पहला रीजन ये है कि कई न्यूज़पेपर्स ने इंटेलिजेंस एजेंसी से बात की और रिपोर्ट किया है कि हो सकता है कि आईएसआई खुद, जो इन खालिस्तानी लीडर्स को पाल रही है इतने सालों से, उन्हें रियलाइज किया होगा कि इनसे तो कुछ हो पा रहा नहीं है। भारत में खालिस्तान का ख तक नहीं निकल पा रहा है, तो हो सकता है कि आईएसआई खुद इन इनफेक्टिव लीडर्स को खत्म कर रही हो ताकि नए लीडर्स डेवलप कर सके। जो खंड मारा गया है यूके में, उसके पास एक इंडियन पासपोर्ट था, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईएसआई इस बात से डर रहा था कि अगर यूके ने उसको भारत डिपोर्ट कर दिया तो कहीं भारत को पाकिस्तान और खालिस्तान के बीच के नेक्सस की पूरी जानकारी न मिल जाए। दूसरी बात कि अगर रॉ इन्वॉल्व भी है तो वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। This is more likely to be a grubby little gangland squabble between rival gangsters. देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो खालिस्तानिस हैं, जो ड्रग गैंग्स चलाते हैं कनाडा में और पाकिस्तान में, जो तहरीक तालिबान और तालिबान पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक्स कर रहे हैं, हो सकता है कि रॉ ने इन गैंग्स को और तालिबान को कांटेक्ट किया हो, क्योंकि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। हो सकता है रॉ ने देखा हो कि ये लोग ऑलरेडी इनको अटैक कर रहे हैं, हम इनकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटिवेशन दे देते हैं। पाकिस्तान अभी भी बैंकरप्ट चल रहा है, जो ये पैसे दे देकर पालता था, शायद उनके पास पेमेंट नहीं पहुंच रही है, शायद वो उनकी सेफ्टी 100% इंश्योर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है इंडिया ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी और रॉ इन गैंग्स के पास जाके या तालिबान या टीडीपी के पास जाकर कह रहा हो कि देखो, आप इन लोगों को ऐसे भी मारने वाले हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमसे ले लो कि ये लोग कहाँ मिलेंगे और आपकी मेहनत के लिए थोड़े से पैसे भी रख लो। इसलिए मुझे लगता है कि प्राइम टारगेट्स जो है दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद, वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि रॉ डायरेक्टली ये काम नहीं कर रही है, इनडायरेक्टली दूसरों से ये काम करवा रही है। इसलिए शायद टॉप टारगेट्स अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी कई बड़े बड़े टारगेट साफ हो चुके हैं और रॉ के लिए इसका एक बड़ा फायदा है, जिसको कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, कि अगर ट्रूडो जैसा बंदा हल्ला मचाएगा कि इंडिया ने मार दिया, इंडिया ने मार दिया, तो इंडिया बोलेंगे भैया हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, ये तो गैंगवर में मारा गया है। सिमिलरली अगर पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि भाई रॉ की साजिश है, तो रॉ बोले तालिबान ने मारा है, टीटीपी ने मारा है, हमारा क्या लेना देना इससे, कोई बात नहीं, हम तो चुप हैं। और इसका एक फायदा भी है कि अगर खालिस्तानियों को और पाकिस्तान को पता भी है कि शायद कहीं ना कहीं रॉ इन्वॉल्व है, तो उससे रॉ का एक डर भी बना रहेगा। और जैसा मोदी जी ने कहा है, ये डर अच्छा है। और देखिए, कुछ जर्नलिस्ट और कुछ वेस्टर्न देश हैं जो भारत को इस समय ज्ञान दे रहे हैं कि यह तो भारत एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहा है। वेस्टर्न देशों के कुछ पॉलिटिशियंस ऑलरेडी ये बोल रहे हैं। Secretary of State Antony Blinken has publicly asked India to cooperate in Canada's investigation. इनको सपोर्ट करने वाले कुछ जर्नलिस्ट भी इसी तरह की बातें बोल रहे हैं। The Financial Times and The Economist call for consequences should the allegations be proved. लेकिन मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि चाहे यूके हो, यूएसए हो, फ्रांस हो, रशिया हो, ये सारे देशों ने को दूसरे देश में जा जाकर मारा है। अमेरिका ने ड्रोन्स का और स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया है। ओसामा बिन लादेन को, अब्बू बकर अल बगदादी को, कासिम सुलेमानी को, अल जवाहिरी जैसे लोगों को खत्म करने में, चाहे पाकिस्तान में हो, इराक में हो या ईरान में हो। यूके ने रशियन एजेंट्स को मारा है। फ्रांस ने एयर स्ट्राइक्स और कमांडो स्ट्राइक्स का इस्तेमाल किया है आतंकवादियों को सीरिया और लीबिया में मारने के लिए। रशियन ने चेचन रेबल्स को कतर तक जा जाके मारा है। तो तुम मारो आतंकवादियों को तो ठीक है, हमारे तो इतना क्या गलत हो गया? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस रॉ की एलिज्ड इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी से खुश हैं? क्या आप इसे सपोर्ट करते हैं? हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं, उनको टारगेट करने के लिए इंडिया या रॉ क्या स्टेप्स ले सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।